हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी 200 क्वेश्चन की शॉर्टकट ट्रिकी बेस्ड सीरीज चल रही है। तो उसमें हमने 124 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। दिया है कि यदि एक एचपी में, एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी A5 इक्वल टू 7 और A7 इक्वल टू 5, तो A12 का मान होगा। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक हरात्मक श्रेणी में A5 इक्वल टू इतना दिया है 7 और A7 इक्वल टू 5, तो A12 का मान बताइए, ये हमसे पूछा है। तो देखते हैं इसका ये शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा। यदि एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिया है आपको क्वेश्चन में कि am इक्वल टू n और an इक्वल टू m, जैसा कि क्वेश्चन में हमें ऐसा ही दिया है, तो am प्लस n को इस प्रकार हम लिख सकते हैं am प्लस n इक्वल टू mn अपान m प्लस n। तो यही हमारा शॉर्टकट ट्रिक हो जाएगा, मतलब यही यूज करेंगे ये क्वेश्चन में हम। तो जो am प्लस n है उसको हम, ये m का वैल्यू है, ये n का वैल्यू है, और ये m प्लस n यहाँ 12 हो जा रहा है, तो इसी का वैल्यू हमें निकालना है। तो a m प्लस n इक्वल टू एम एन अपान m प्लस n। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया है कि A5 इक्वल टू 7 और A7 इक्वल टू 5। तो am प्लस n इक्वल टू हो जाएगा, a m की जगह हम 7 लिख सकते हैं, क्योंकि ये am है इक्वल टू 7 दिया है और an इक्वल टू 5 दिया है। तो a 7 प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू एम एन अपान m प्लस n। तो m की जगह 5 इंटू 7 अपान 5 प्लस 7, तो हो जाएगा, हमारा आंसर आ चुका है। अब a 7 प्लस 5 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 7 का 35 आया, 5 प्लस 7 ऐड करेंगे 12 आया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 35 अपान 12। तो दोस्तों यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, हरात्मक श्रेणी में ए एम का वैल्यू दिया होगा और ए एन का वैल्यू दिया होगा, और ए एन प्लस एन जोड़ेंगे तो जो पूछा रहेगा वही आना चाहिए। तो A12 यहाँ पूछा गया है, इसका मान क्या होगा। तो बस ये फार्मूला हम लगा दिए, ए एम प्लस एन इक्वल टू एम एन अपान एम प्लस एन, और ये वैल्यू रख दिए जो दिया गया था, और हमारा आंसर आ गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम 4 से 5 चैप्टर के क्वेश्चन हम लिए हैं, जिसमें से दो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किसी ना किसी चैप्टर का है। तो उसको एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और अपना कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा 2, 4, 8, 16, 32 का ज्यामितीय माध्य क्या है। तो गिवन दैट हमें दिया गया है 2, 4, 8, 16, 32, ये हमें दिया गया है, इसका ज्यामितीय माध्य, ज्योमेट्रिक मीन हमसे पूछ रहा है। तो अगर हमें दिया गया है कि संख्या, कोई नंबर हमें दिए गए हैं A1 A2 डॉट डॉट AN का, अगर ज्योमेट्रिक मीन हमसे, मतलब क्वेश्चन में दिया है हमें, तो हो जाएगा G इक्वल टू, ये ज्यामितीय माध्य इक्वल टू हो जाएगा A1 इंटू A2 डॉट डॉट AN के पावर 1 अपान n होगा, और n वो जितने नंबर दिए होंगे उसको काउंट कर लेंगे, पूरे नंबर को काउंट नहीं करना है, बस 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है, तो यहाँ n इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो बस यही यूज करेंगे यहाँ, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा इसी से। तो यहाँ ये दिए गए हैं डाटा, तो ज्योमेट्रिक मीन हमसे पूछ रहा है, तो ये इसी फॉर्म में है, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट AN तक जा सकता है।
तो यहाँ ये लिखने के बाद पूरा जितने डाटा दिए गए हैं के पावर 1/n है, ये 1/n है फार्मूले में, तो 1/n की जगह हम 5 रखेंगे क्योंकि 5 नंबर यहाँ दिए गए हैं, तो 1/5 हो जाएगा। अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 के पावर 1 ही होगा। सब जितने दिए गए हैं उसका एलसीएम लेंगे, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ लेंगे। तो 2 है तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 8 है तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 16 है तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 32 है तो 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। के पावर 1/5 है ही। अब देखिए ये जितने पावर हैं उसको काउंट करके मतलब ऐड कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये पावर को हम ऐड कर लेते हैं और डिवाइड रहता है मतलब भाग रहता है, तो वहां हम पावर को घटा देते हैं। तो यहाँ जैसा कि मल्टीप्लाई है तो हम पावर को ऐड कर लेंगे, तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर, ये 5 4 3 2 1 ये ऐड करेंगे 15 आ जाएगा, ये पूरे के पावर 1/5 है। अब देखिए g इक्वल टू आ चुका है हमारा 2 की पावर, ये 15/5, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर से, तो 2 की पावर 15/5 हो जाएगा। इसको कट करेंगे आ जाएगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 आ चुका है, तो हमारा आंसर अब आ गया है ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू, ये 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। तो यहाँ हमें पूछा है कि एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं, ज्यामितीय माध्यम से पूछा गया है, ये हमें डाटा दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसका फार्मूला होता है कि a1 a2 डॉट डॉट मतलब ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू होता है a1 a2 डॉट डॉट an के पावर 1/n, ये फार्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हो जाएगा, ये डाटा जितने दिए गए हैं उसके पावर 1/n कर देंगे, मतलब 1/5 कर देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 8 हमारा आंसर। तो देखिए दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन था, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन दोनों था, तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण दिया है x² - 4x, तो द्विघात समीकरण में क्या दिया गया है कि x² - 4x माइनस log a टू द बेस 3 इक्वल टू 0 के मूल जो है, जो मूल उसका है वास्तविक है, मतलब रूट जो है वो रियल है, तो a का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि पूछ रहा है कि a का न्यूनतम मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि b² - 4ac पद को विविक्तकर कहते हैं। विविक्तकर को ये इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इतना ना लिख के हम b² - 4ac इतना ना लिख के डेल्टा इसको लिख देते हैं, तो डेल्टा को ही विविक्तकर कहते हैं b² - 4ac। तो अब देखिए इसमें 3 कंडीशन होता है, यदि डेल्टा इक्वल टू 0 है देन मूल वास्तविक और समान होगा, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तब मूल जो है वास्तविक और समान होगा, और अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक और असमान होगा। मतलब इक्वल 0 है तो रूट जो है वास्तविक और समान होगा, और डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो मूल जो है वास्तविक और असमान होगा। और लास्ट केस है, मतलब थर्ड केस है, इसमें कंडीशन जो थर्ड दिया गया है, इसमें अगर डेल्टा लेस देन 0 है तो मूल जो है रूट जो है वो इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा। ये 3 कंडीशन हमें याद रहना चाहिए। जैसा कि हमें क्वेश्चन में मूल वास्तविक है ये दिया गया है, तो मूल वास्तविक के लिए चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है क्वेश्चन में कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया गया है x² - 4x माइनस log a टू द बेस 3 इक्वल टू 0।
के मूल वास्तविक है। तो पहले हम यहाँ से a b c का वैल्यू निकाल लेते हैं। a इक्वल टू यहाँ 1 है, a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू, इसका मतलब ये कंपेयर करते हैं इसी से, ए एक्स स्क्वायर, ये जो द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी से हम a और b और c का वैल्यू हम निकालते हैं। तो a की जगह हमें 1 दिया गया है क्वेश्चन में और b की जगह -4, c की जगह माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू माइनस लॉग a टू द बेस 3। तो ये हमारा a b c का वैल्यू निकल चुका है। अब देखिए मूल वास्तविक होने के लिए हम ये कंडीशन लगाएंगे, डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ मूल वास्तविक तो दोनों में है, समान और असमान दे दिया है, जैसा कि क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया गया है। तो हम ये ले लेंगे कि डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वास्तविक होने के लिए ये कंडीशन हम यहाँ लगा देंगे, डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डेल्टा का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, जो ए बी सी का वैल्यू हम निकाले हैं तो इसमें हम पुट कर दे रहे हैं। बी स्क्वायर, देखिए डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -4 का स्क्वायर, b की जगह -4 है हम निकाले हैं, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4ac है तो 4 इंटू a का वैल्यू हम 1 निकाले हैं, 1 रखे यहाँ, इंटू c की जगह माइनस लॉग a टू द बेस 3। यहाँ वैल्यू बस हम यहाँ रखे हैं, देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 आया, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस लिख लिए। उसके बाद 4 log a टू द बेस 3, ये यहाँ बचा, यहाँ लिख लिए। अब देखिए 16 प्लस 4 log 4 इंटू log a टू द बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहाँ ये लिख लिए हैं। अब देखिए, अब ये 16 को हम इक्वल के दूसरे साइड लाएंगे तो 4 log a टू द बेस 3, ये इतना है यहाँ, और ये 16 को हम इस साइड ले लेंगे, -16 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 और ये 16 कट गया, आ चुका है हमारा वैल्यू log a टू द बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब देखिए दोनों साइड एंटी लॉग लेने पर, दोनों साइड हम एंटी लॉग ले लेंगे, तो क्योंकि हमें यही a का वैल्यू निकालना है तो एंटी लॉग लेंगे तो लॉग हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मतलब जो वैल्यू निकालना है उसको हम निकाल लेंगे। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी a ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा, ये -4 है तो ये 3 जो है a का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, ये 3 जो है इसके ये बेस में आ जाएगा और ये 4 ये पावर में है ही, मतलब पावर में आ जाएगा। तो हो जाएगा a ग्रेटर देन इक्वल 3 के पावर -4, मतलब इसका वैल्यू हम अगर निकालेंगे a का तो ये 3 बेस रहेगा और -4 ऊपर आ जाएगा पावर में। तो a ग्रेटर देन इक्वल 3 के पावर, ये 3 की पावर -4 है तो 3 की पावर -4 मतलब 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 81। ये इवन नंबर है तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस तो प्लस ही हो जाएगा और a ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा 81। तो यहाँ a ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा वास्तविक होने के लिए, देखिए 1/81। तो वास्तविक होने के लिए मूलों के लिए a का न्यूनतम वैल्यू जो है 1/81 है। देखिए अगर यहाँ अधिकतम पूछता, अगर यहाँ हमें अधिकतम पूछता तो 81 है, न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम के लिए 1/81 होगा, तो न्यूनतम वैल्यू जो है 1/81 हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 128। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यदि k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 के रूप वाले द्विघात बहुपद का एक शून्यक -3 हो तो k का वैल्यू क्या होगा।
तो ये हमें इक्वेशन दिया गया है, द्विघात बहुपद का एक शून्यक हमें ये भी दे दिया गया है कि 3 है, सॉरी -3 है, तो k का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यदि देखिए यहाँ हमें जो दिया गया है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद px के शून्यक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट होता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद जो है px के शून्यक है, तो p अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार p बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एक मूल तो हमें दे दिया है, मतलब एक शून्यक जो है एक का वैल्यू तो हमें दे दिया है, p -3 हो जाएगा। तो x के जगह हम यहाँ जितने x है इक्वेशन में -3 रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ x के जगह -3 हम पुट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया px इक्वल टू k -1 x² प्लस kx प्लस 1। अब x इक्वल टू -3 इसका एक शून्यक है जो कि क्वेश्चन में हमें दे दिया है। तो x इक्वल टू -3 पर px इक्वल टू 0 होगा। ये px यहाँ अल्फा है तो हम यहाँ x ले लिए क्योंकि x के फॉर्म में दिया है, तो px इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा px है, अब x के जगह p -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब ये p -3 इक्वल टू 0। तो x की जगह -3 रखेंगे तो k -1 के -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस k इंटू यहाँ x है तो -3 प्लस 1 इक्वल 0। तो k -1 ये मल्टीप्लाई करेंगे 9 -3k प्लस 1। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट में दोनों का कर लेंगे, 9k -9 आ जाएगा -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 9k -3k 6k आया, माइनस ये दोनों को घटा लेंगे, -9 प्लस 1 है तो -8 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब 6k इक्वल टू 8, इसको कट करेंगे 2 से तो k इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 4/3। k इक्वल टू क्या आएगा 4/3, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ हमें ये x का वैल्यू दे दिया है, मतलब तो कुछ नहीं करना है, बस x की जगह हमें डायरेक्ट ये -3 पुट कर देना है और हमारा k का वैल्यू निकल जाएगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व इसलिए किए हैं क्योंकि मतलब वो ताकि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, क्योंकि हमें ये 200 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो इसीलिए हम क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लिए हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको मतलब बता सके और जल्दी जल्दी क्वेश्चन एंड कर सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्व y इक्वल टू -x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 27 हैज द मैक्सिमम स्लोप एट। तो यहाँ हमें दिया है कि वक्र y इक्वल टू -x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 27 की अधिकतम ढलान क्या होगा, अधिकतम ढलान कब होगा, मतलब मैक्सिमम स्लोप कब होगा ये हमसे पूछा है। x का वैल्यू मतलब कब वो वैल्यू आएगा जब वो अधिकतम स्लोप होगा, जब वहां अधिकतम स्लोप अधिकतम ढलान होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ढलान ये स्लोप जो है इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप को जो यही होता है ना m इक्वल टू ये mx प्लस c, ऐसा ढलान होता है इसका, ये इसको ढलान को मतलब ये स्लोप जो होता है इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इक्वल टू हो जाएगा y डैश। अब देखिए y का वैल्यू तो हमें दिया गया है, अब इसके बाद अगर हम कुछ निकालेंगे तो y डैश निकालेंगे क्योंकि y का वैल्यू तो हमें दिया गया है। तो अब y डैश निकालेंगे तो हो जाएगा, मतलब इसका डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करना है तो dy बाई dx हो जाएगा -x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 27। अब देखिए y डैश इक्वल टू आ चुका है, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 3x² माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा देंगे
माइनस 3x² प्लस ये 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस 2, यहाँ x का 1 हो जाएगा प्लस 2। अब देखिए y डैश इक्वल टू इतना निकल चुका है। अब एक कंडीशन होना चाहिए। देखिए ये क्या होता है, ढलान को मतलब स्लोप को मैक्सिमम करने के लिए, यहाँ यही हमसे अधिकतम ढलान के लिए पूछा है, तो इसके लिए ये कंडीशन यहाँ फॉलो होना चाहिए, तब तो वही वैल्यू हमारा वो अधिकतम होगा। तो देखिए स्लोप को मैक्सिमम करने के लिए हमारे पास m डैश इक्वल टू 0 होना चाहिए, और अगर हम m डबल डैश निकाल रहे हैं तो m डबल डैश लेस देन इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं है यहाँ, m डैश इक्वल 0 होना चाहिए और ये m डबल डैश लेस देन 0 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ ये कंडीशन फॉलो हो रहा है या नहीं, और किस पर हो रहा है, वही हमारा मैक्सिमम स्लोप हो जाएगा। तो dy dx, अब इसका y डैश जो है निकला है, इसका dy बाई dx करेंगे, मतलब dy बाई dx x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 2। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आ जाएगा, ये 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x, ये x का 1 हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0 आ चुका है। तो देखिए यहाँ m डबल डैश इक्वल टू ये आया -6, इसका फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो आ जाएगा x की जगह 1 हो जाएगा, -6 लेस देन 0 हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, क्योंकि -6 जो है 0 से छोटा है, जीरो जो ये जो -6 है ये 0 से छोटा है कि नहीं, तो लेस देन हो जाएगा, ये छोटा है तो लेस देन होगा ही। तो m डबल डैश इक्वल टू, यहाँ ये फॉलो होना चाहिए था कि -6 लेस देन 0, तो लेस देन 0 होना चाहिए, एक कंडीशन तो हमारा ये फॉलो हुआ, और ये m डैश जो है 0 होना चाहिए, तो यहाँ ये भी 0 हो चुका है। तो देखिए 6x, यहाँ इसके बाद सॉल्व करते हैं, 6x इक्वल टू ये 6 इस साइड गया इक्वल के तो -6 आ गया है, तो x इक्वल टू 1 आ गया, कितना आया x इक्वल टू 1। तो एक बार तो देखिए m डैश इक्वल टू 0 हो चुका, ये पूरा वैल्यू यहाँ 0 हो चुका, और अगर इसका डिफरेंशियल फिर से करेंगे तो m डबल डैश इक्वल टू -6 लेस देन 0 हो जाएगा। दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, और किस पर हो रहा है, x इक्वल टू 1 पर, तो इसलिए स्लोप जो है x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर। तो ये क्वेश्चन हम प्रोबेबिलिटी से लिए हैं, मतलब प्रायिकता से ले लिए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन दिया है कि संख्याओं 3 5 5, 2 बार 5 है, और 7 7 7, 3 बार 7 है, 9 4 बार है, से यादृच्छिक रूप से एक संख्या का चयन किया जाता है। एक संख्या का चयन किया जाता है, तो चयनित संख्या का उनके औसत होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रायिकता क्या होगा, ये हमसे पूछा है। क्या पूछा है कि चयनित संख्या का उनके औसत होने की प्रायिकता। तो पहले तो हमें औसत निकालना पड़ेगा, औसत क्या है, तो बस अगर औसत जान लेंगे तो प्रायिकता आराम से निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, क्वेश्चन में तो बहुत कुछ दिया गया है, तो सॉल्व करते हैं। घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, मतलब इसको घटित हो रहा है, इसके होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो इसको पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीई इक्वल टू हो जाएगा अनुकूल परिमाणों की संख्या अपान परिमाणों की कुल संख्या, मतलब जितने नंबर है, मतलब जितने परिमाण है उसकी कुल संख्या, और जितने कंडीशन मतलब जितने प्रायिकता उसके बन रहे हैं वो होगा अनुकूल परिमाणों की संख्या। अगर प्रायिकता ना होने की प्रायिकता पूछता, ना होने की भी प्रायिकता पूछ सकता है, तो ना होने के लिए यहाँ पी ई बार लगा देते हैं, ये पी ई डैश बोलो या फिर बार बोलो इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस पीई, मतलब
p ना होने की प्रायिकता के लिए बस जो होने की प्रायिकता होती है उसमें से 1 मतलब घटा लेते हैं, पूरे से 1 माइनस पी कर देते हैं, बस ये ना होने की प्रायिकता निकल जाती है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दी गई संख्या का औसत निकाल लेते हैं। पहले दी गई संख्या का औसत निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा औसत इक्वल टू होता है पूरे संख्या का योग कर लेंगे अपान जितने नंबर है, मतलब सिग्मा एफ एक्स अपान एन, पूरा नंबर को ऐड करेंगे अपान जितने नंबर होंगे वो निकलेंगे। तो पूरे संख्या को हम ऐड करेंगे, ये 3 + 5 + 5 7 + 7 ये जितने नंबर दिए गए हैं अपान 10 कर लेंगे, क्योंकि 10 नंबर है इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये पूरा ऐड करेंगे, मतलब ये टोटल नंबर कितने दिए गए हैं 10, और ये ऊपर का पूरा ऐड करेंगे तो आ जाएगा 70, ये 3 + 5 + 5 + 7 + 7 + 7 ये पूरा ऐड करेंगे तो आ जाएगा 70 अपान में 10, इसको कट करेंगे आ जाएगा 7, औसत हमारा कितना निकला 7। तो अब हम प्रायिकता आराम से निकाल लेंगे। तो औसत चयनित संख्या की उनके औसत होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रायिकता हो जाएगा औसत 7 है और टोटल नंबर 10 है। अब औसत जब 7 है बचा कितना 10 में 3 बचा, तो 3 वही हमारा 3/10 राइट हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3/10, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d की शून्यक है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होंगे। ये फन लाइनर क्वेश्चन में हमसे पूछ सकता है या फिर क्वेश्चन भी दे सकता है, तो हम ये फार्मूले यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन में सब देख लेंगे, आसपास के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर हमसे पूछ रहा है कि मूलों का योग, समाप्रूट पूछ रहा है और द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के लिए तो अलग होगा मूलों का योग माइनस बी अपान ए, ये भी मतलब द्विघात के लिए होगा, 2 नंबर इसमें ऐड होंगे और प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए हो जाएगा। अब यहाँ 3 घात वाले बहुपद दिए गए हैं तो 3 घात वाले के लिए मूलों का योग समाप्रूट से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपान ए, ये माइनस डी लेंगे अपान ए लेंगे माइनस डी अपान ए, और मूलों के गुणनफल का योग पूछे, मूलों के गुणनफल का योग पूछे मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये तीनों को ऐड करेंगे तो इक्वल टू सी अपान ए होगा, कितना होगा सी अपान ए। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछ रहा है कि त्रिघात बहुपद ये दिए गए हैं कि शून्यक हैं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होंगे। तो यही पूछ रहा है कि मूलों की गुणनफल का योग क्या होगा। तो देखिए वी हैव इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दिया गया है a³ + bx² + cx + d, तो मूलों के गुणनफल का योग हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू हो जाएगा सी अपान ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी अपान ए, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में हम 3 फार्मूले सीख लिए हैं, बस जैसा क्वेश्चन में जो भी पूछे हम यूज कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132। 132 क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी के 7वें और 21वें पद क्रमशः 6 और -22 है, तो समांतर श्रेणी का 26वां पद क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका 7वां 7 टर्म और 21 टर्म्स जो है ये 6 और -22 दिए गए हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 26वां टर्म्स हमसे पूछ रहा है। तो चलिए सिंपल है, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है लेकिन प्रैक्टिस रहती है तो तुरंत सॉल्व होगा। चलिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक फार्मूला होता है, ये पहले जान लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला होता है, nवां पद ज्ञात करने के लिए
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ ए जो होता है ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, और डी जो है कॉमन डिफरेंस है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये होता है फार्मूला ए एनवा पद ज्ञात करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अब। यहाँ हमें समांतर श्रेणी में सातवां पद और 21वां पद दिया गया है, तो सातवां पद है तो इक्वल टू ए प्लस 60 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि पहला पद हमारा ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, तो मतलब एक कम ही रहता है। चौथा पद लेंगे तो ए प्लस 3d होगा, पांचवा पद ए प्लस 4d। तो यहाँ सातवां पद हमें पूछा है, सातवां पद मतलब दिया है, तो सातवां पद को हम ए प्लस 60 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी में यही सीरीज में होता है कि सातवां पद जो होता है ए प्लस 60 होता है। तो ए प्लस 60 इक्वल टू हमें सातवां पद दिया गया है 6, ना दिया गया है 6, तो ए प्लस 60 इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम 1 ले लेंगे। अब 21वां पद क्या होगा, बस इसे कम कर देंगे, ए प्लस 20d हो जाएगा। तो देखिए ए प्लस 20d इक्वल टू ये 21वां पद भी दिया गया है, यहाँ -22 इतना दिया गया है, -22 यहाँ लिख लेंगे 21वां पद की जगह -22, इक्वेशन 2 मान लिए। ये अब देखिए यहाँ ए है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ए और डी का वैल्यू हमें निकालना है, तो बस इक्वेशन बना के ए और डी का वैल्यू हम निकाल लेंगे, उसके बाद 26वां पद जो पूछा है उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ 2 इक्वेशन मिल चुके हैं। अब देखिए इसको अगर हम घटा देंगे, 1 और 2 को घटा देंगे तो हमारा ए का वैल्यू डी का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए इक्वेशन 1 है ए प्लस 60 इक्वल टू 6, इक्वेशन 2 है ए प्लस 20 इक्वल टू -22। अब घटा रहे हैं तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा साइन, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए ए और ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये -20 है, -20 में +6 गया, -14d इक्वल टू ये +22 है, कितना है +22 +6 28 आया। अब इसको कट कर लेंगे, आ जाएगा 2, तो d इक्वल टू -2 आ गया, कितना आ गया d इक्वल टू -2। अब d का मान चाहे जिस इक्वेशन में रख दो, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ जिस जो इक्वेशन हम छोटा देखते हैं उसी में हम मान रखते हैं। तो a प्लस 60 इक्वल टू 6, तो यहाँ d का वैल्यू रख देंगे, तो ये देखिए 6 इंटू -2 इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू सॉरी ये माइनस हो जाएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तब इसको साइड भेजते हैं। तो a माइनस 12 इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू ये 6 है, यहाँ -12 है, -12 है तो दूसरे साइड जाएगा, इक्वल के ये दूसरे साइड आएगा तो +12 हो जाएगा, 6 + 12 इक्वल टू 18 आ जाएगा। अब देखिए d का वैल्यू -2, a का वैल्यू 18। अब 26वां पद निकालना है, 26वां पद निकालने के लिए हम या फिर देखिए a 26 ये 26वां पद निकाल रहे हैं, या फिर हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, या तो a प्लस 25d से भी लगा सकते हैं। तो देखिए फार्मूला से लगा रहे हैं तो a प्लस n की जगह 26वां पद है तो n इक्वल टू 26 हो जाए, 26 माइनस 1 इंटू डी, तो a की जगह 18 प्लस ये माइनस करेंगे 25 इंटू -2, ये 18 माइनस 50 घटाएंगे -32 आया। तो ये फार्मूला अगर नहीं याद है तो ये आप यूज कर सकते हैं, a प्लस 25d, तो a की जगह 18 प्लस 25 माइनस 2, तो 18 माइनस 50 आ जाएगा -32। देखिए वही आया -32 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसमें हमें बस ये समांतर श्रेणी का सीरीज जो होता है वो थोड़ा ध्यान में देना होगा। अगर सातवां पद दिया है तो उसको a प्लस 60 लिखेंगे, मतलब एक कम करके लिखा जाता है, और 26वां पद पूछा है तो बस a प्लस 25d हम निकाल लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 133 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, यदि आंकड़ों, इसमें हमें मीडियन निकालना है क्या, तो यदि आंकड़ों 24, 25, 26
x+2, x+3, 30, 31, 34 की मध्यिका जो है, मीडियन हमें दे दिया है 27.5 है, तब x किसके बराबर होगा? x का वैल्यू हमें निकालना है। क्वेश्चन में ये दिया है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है, हमें बस ये फार्मूले याद होना चाहिए। मीडियन इक्वल टू होता क्या है, बस यही यूज करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, डाटा हमें दिया है, पहले फार्मूला ही देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर लिए हैं, तो एक क्वेश्चन और ले लिए हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो अगर आपको n ऑड दिया है, ये जो डाटा दिए रहेंगे n का वैल्यू ऑड रहेगा, तो मध्यिका जो है इक्वल टू हो जाएगा n+1/2 वहां पर, और n इवन है, सम है, तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा n/2 वहां पर प्लस n/2 + 1 वहां पर अपान 2। ये ऑर्डर और इवन के लिए दो फार्मूले होते हैं, बस वही हम देख लेंगे कि यहाँ जो है नंबर n इक्वल टू ऑड है या इवन है। तो ये डाटा हमें दिया गया है। अब n इक्वल टू यहाँ 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, n इक्वल टू यहाँ 8 आ रहा है, तो सम वाला फार्मूला लगेगा, ये नीचे वाला। तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा, n की जगह 8 रखेंगे, n इक्वल टू 8 है, तो 8/2 वहां पर प्लस 8/2 + 1 वहां पर अपान 2। तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा, ये कट करेंगे, आ जाएगा 4 टर्म्स, मतलब चौथा पद, प्लस ये भी कट करेंगे तो 4 + 1, 4 + 1 फिफ्थ टर्म, पांचवा पद, अपान पूरे के अपान में 2 है। अब फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म लेना है, मतलब 1 2 3 4। देखिए ये फोर्थ टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और ये फिफ्थ टर्म है, ये दोनों को हम ले लेंगे यहाँ। तो मीडियन जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है 27.5 दिया गया है, मीडियन इक्वल टू फोर्थ टर्म कितना है x+2 और फिफ्थ टर्म x+3 अपान 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मीडियन मतलब x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो 70.5 में ये 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 2 साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड में है, तो इसका मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा 55 इक्वल टू, ये सभी को मतलब ऐड करेंगे, जो भी ऐड हो सकेगा, तो x + x 2x 3 + 2 5 आ जाएगा, 2x + 5 इक्वल टू 55। अब 2x इक्वल टू 55, ये 5 इधर जाएगा, -5 होगा, तो 2x इक्वल टू 50 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 50/2, तो x इक्वल टू हमारा आंसर आ चुका है 25, ये कट कर देंगे 50/2 को, तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो दिया है कि एक चतुर्भुज, एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज ABCD है, जिसमें कोण A + कोण C इक्वल टू दिया है 2 कोण B + कोण D है। यदि A इक्वल टू हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है 140 और कोण D इक्वल टू 60 डिग्री, तो कोण B का मान क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक बात हमें ध्यान होना चाहिए, जैसे ट्रायंगल में पूरा योग करेंगे, उसका पूरे त्रिभुज का जो योग होता है कोणों का, वो 180 होता है, वैसे ही चतुर्भुज में देखिए द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 160 डिग्री। त्रिभुज में पूरे कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुज में 360 होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए, जो कि हम जानते हैं। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं। एक चतुर्भुज जो है ABCD में कोण A + कोण B + कोण C + कोण D इक्वल टू 360 डिग्री, ये होता है, वी नो दैट। तो हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि वैल्यू हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है, ताकि हम वो रख सके। तो उसी प्रकार हम इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए कोण A + कोण C को हम, कोण A और कोण C को एक साइड ले रहे हैं, क्योंकि इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है।
प्लस बचा क्या, कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो हो जाएगा, इसका वैल्यू अब हम रख देंगे जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, 2 कोण बी प्लस कोण डी। यहाँ रख दिए 2 कोण बी प्लस कोण डी प्लस ये यहाँ कोण बी प्लस कोण डी बचा ही है, इक्वल टू इसको ऐसे उतार लेंगे, इक्वल टू 360। अब देखिए ये पूरा ब्रैकेट से बाहर तीनों को मतलब सबको ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे, जो भी ऐड होगा उसको ऐड कर लेंगे। तो 2 कोण बी प्लस ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस 2 कोण डी प्लस कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब देखिए 2 कोण बी ये ऐड होगा, 3 कोण बी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा बिल्कुल। तो 2 कोण डी ये भी 3 कोण डी हो जाएगा इक्वल टू 360। अब 3 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद आ जाएगा कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू 360। अब 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इक्वल के साइड होएगा, मतलब वहाँ 360/3 हो जाएगा। तो कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू 360/3 कट करेंगे 120 डिग्री हो जाएगा। अब कोण बी प्लस देखिए कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू 120 बचा है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए कोण बी प्लस कोण डी है, कोण बी प्लस कोण डी, तो हमें कोण बी का वैल्यू निकालना ही है और कोण डी का वैल्यू क्वेश्चन में हमें दिया जा चुका है 60 डिग्री। अब यहाँ हम यही रख देंगे, कोण बी प्लस डी की जगह 60 डिग्री इक्वल टू 120। अब कोण बी का वैल्यू हम निकाल लेंगे, कोण बी इक्वल टू 120 माइनस ये इस साइड लाएंगे 60 हो जाएगा -60, तो कोण बी इक्वल टू 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, कोण बी इक्वल टू 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, जिसमें कि ये चतुर्भुज दिया गया है, ये वैल्यू हमें पहले से ही दे दिया है। तो जैसा कि हम चतुर्भुज में जानते हैं पूरे कोणों का योग जो है 360 होता है, 360 डिग्री होता है। अब इसको इस प्रकार हम बांटेंगे, मतलब इस प्रकार लेंगे कि हम ये वैल्यू रख सकें, अब उसी टाइप से हम ले लिए, उसके बाद सिंप्लीफाई किए, बी का वैल्यू निकालना है। अब डी का वैल्यू रख दिए जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, बी इक्वल टू हमारा आंसर आ चुका है 60 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। 135 क्वेश्चन में दिया गया है कि के किस मान के लिए k+2 4k-6 3k-2 किसी AP के 3 क्रमागत पद है। तो के किस मान के लिए k+2 ये 3 पद जो है दे दिए गए हैं कि किस AP के मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं के किस मान के लिए। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, देखिए सीरीज ये हमें दिया है कि k+2 4k-2 3k-2, सॉरी यहाँ 4k-6 होना चाहिए, ये 4k-6 है। तो 4k-6 3k-2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 क्रमागत पद हैं। तब जो कॉमन डिफरेंस होगा हमेशा इक्वल होगा। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है ये हम पिछली क्लास में बताए हैं। समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस जो है सर्वांतर जो डी का वैल्यू होता है वो जो दिया गया होता है पद, उसमें से देखो सेकंड टर्म्स में पहले को घटाएंगे, थर्ड में दूसरे को घटाएंगे, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ वही बोला है कि 3 क्रमागत पद अगर दिए हैं तब सार्वंतर जो होता है कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अब सेकंड में सेकंड टर्म्स को फर्स्ट से घटाएंगे, तो 4k-6 माइनस k+2 अब इक्वल बोला है, इक्वल होता है 3 पद में जो सार्वंतर जो होता है हमेशा इक्वल होगा, तो इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा। अब तीसरे में दूसरे को घटाएंगे, 3k-2 माइनस 4k-6, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा k का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको ब्रैकेट से बाहर कर लिए सब और माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4k-6 ये प्लस है माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 3k-2 ये -4k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6। अब देखिए प्लस का 4k माइनस के 3k आ जाएगा, -6 -2 -8 आ जाएगा, इक्वल टू दूसरे साइड आया 3k -4k
आ जाएगा -k, -2 + 6 + 4 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 3k, ये k को दूसरे साइड लाएंगे, 3k + k हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ k प्लस हो जाएगा, इक्वल टू +4 है, ये -8 है तो दूसरे साइड लाएंगे +8 हो जाएगा। तो ये ऐड करेंगे 4k इक्वल टू 8 और 4 ऐड करेंगे 12 आएगा। तो k इक्वल टू आ जाएगा 12/4, इसको कट कर लेंगे, आ जाएगा 3, k इक्वल टू 3 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? k इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसी के बाद क्लास को हम एंड करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा an इक्वल टू -1 के पावर n-7 अनुक्रम का तीसरा पद क्या है? मतलब थर्ड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस an इक्वल टू -1 के पावर n-7 इज। तो जैसा कि यहाँ हमें दे दिया है तीसरा पद, थर्ड टर्म्स जो है, मतलब n का वैल्यू हमें यहाँ दे दिया है, सीधे पता चल रहा है। तो बस यहाँ n का वैल्यू हम लगा लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो तीसरा पद हमारा मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। दिया है क्वेश्चन में an इक्वल टू -1 के पावर n, दूसरे ब्रैकेट में n-7 फॉर थर्ड टर्म n इक्वल टू 3, थर्ड टर्म्स है तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो a3 इक्वल टू -1 के पावर n की जगह 3 रख देंगे और यहाँ n की जगह 3-7 हो जाएगा। तो a3 इक्वल टू -1 इंटू ये -1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ऑड है तो यहाँ माइनस ही आएगा। माइनस का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ -1 इंटू 3-7 घटाएंगे, -4 आएगा। फिर a3 इक्वल टू -1 -4, ये प्लस हो जाएगा, a3 इक्वल टू 4 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब द थर्ड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज 4। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा 4। तो दोस्तों ये थी आज की मैराथन सीरीज। तो आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली क्लास में। और हमें ये 200 क्वेश्चन लगभग 4 दिन में कंप्लीट करना है। तो ऐसे ही लंबी क्लास लेके हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए कि हम जो इतने दिन पढ़े हैं, ये क्वेश्चन जो आए हैं, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।